ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के। तो दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। संसद के भीतर गूंज रही आवाज है, केवल बहस ही नहीं है, बल्कि यह सवाल है हमारे संविधान, हमारे नेताओं और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती पर। आज हम बात करेंगे उस 130वें संविधान संशोधन विधेयक की, जिसे राजनीति के गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया। आखिर यह बिल क्या है, क्यों मुख्यमंत्री और मंत्री अचानक टेंशन में आ गए हैं और इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा। 20 अगस्त 2025 संसद का मॉनसून सत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक ऐतिहासिक विधेयक पेश किया, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक। इस विधेयक का मूल भाव सरल है। यदि प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, समझिए लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो वह स्वचालित रूप से अपनी कुर्सी खो देगा। यहां गंभीर अपराध का अर्थ है ऐसे अपराध जिनकी सजा कम से कम 5 वर्ष की या उससे अधिक हो। यदि आरोपी नेता 30 दिन तक जेल में है तो उसे इस्तीफा देना होगा। यदि वह इस्तीफा नहीं देता तो संविधान के तहत उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं कहलाएगा। हाँ, यह भी प्रावधान है कि यदि वह निर्दोष साबित हो जाए तो राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे तो उन्हें पुनः नियुक्त कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, भारत में कितने नेताओं पर गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार, घोटाले, आपराधिक मामले, और इन मामलों में कई बार नेता सालों तक मुकदमे लड़ते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई कानून ऐसा नहीं था जो उन्हें तुरंत उनके पद से हटा सके। इस बिल के आने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी यदि 30 दिनों तक जेल में रहा तो कुर्सी पर नहीं रह सकता, तो कुर्सी अपने आप छीन जाएगी। यही कारण है कि विपक्ष में खलबली मच गई है। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ममता बनर्जी ने इसे सुपर इमरजेंसी करार दिया। इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, ममता बनर्जी ने इसे सुपर इमरजेंसी करार दिया। प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह बिल विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की चाल है। विरोध इतना तेज हुआ कि लोकसभा में कई सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ दी और कागज के टुकड़े उछालकर विरोध जताया। लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि भ्रष्टाचारी और अपराधियों को जनता का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं। लोकतंत्र को शुद्ध करने के लिए यह कदम जरूरी है। यानी अब राजनीति का खेल बदल सकता है, अब भारत बदल सकता है। सवाल यह है कि इस बिल का असर जनता पर क्या होगा। अब सवाल है, इस बिल का असर जनता पर क्या होगा। एक तरफ यह बिल आम जनता के मन में उम्मीद जगाता है कि अब अपराधी नेता कुर्सी पर नहीं टिक पाएंगे। भारत की राजनीति साफ और पारदर्शी हो सकती है। भारत की राजनीति साफ और पारदर्शी हो सकती है। दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग करके उन नेताओं को फंसाएगी जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन क्यों फंसाएंगी? ऐसे तो कोई नहीं फंसा सकता। यानी लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर हो जाएगा। दोनों ही पक्ष की दलीलें मजबूत है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिल भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। जनता को अब यह देखना होगा कि क्या यह कानून सचमुच अपराधी नेताओं को हटाएगा या फिर यह सत्ता की पकड़ को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र केवल संसद या विधानसभा की 4 दीवारों में कैद नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। यदि यह कानून ईमानदारी से लागू हुआ तो राजनीति का चेहरा बदल जाएगा।
यदि ये कानून ईमानदारी से लागू हुआ तो राजनीति का चेहरा बदल जाएगा, भ्रष्टाचारियों का युग खत्म हो जाएगा और सच्चे जनसेवक आगे आएंगे। लेकिन यह कानून बदले की राजनीति का हथियार बन गया तो यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक मोड़ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह बिल जनता के सपनों को पूरा करेगा या फिर नेताओं की साजिशों में उलझकर इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। समय गवाह बनेगा और आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी 130वां संशोधन बिल भारत को नई दिशा देगा या लोकतंत्र पर एक और बोझ बनकर रह जाएगा। देखना है, अब हमें देखना है आगे, क्योंकि विरोध तो बहुत हो रहा है। और कौन लोग विरोध कर रहे हैं? जो घोटाला किए जा रहे हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह संविधान में प्रस्तावित एक संशोधन विधेयक जिसे 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। इसका उद्देश्य निम्न पदों को उस स्थिति में हटाना है जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध, जहां सजा कम से कम 5 साल है, के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य राज्य केंद्र सरकार के मंत्री हो। यदि 30 दिन के बाद व्यक्ति द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया तो वह अपने पद से स्वचालित रूप से हट जाएगा। बाद में यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे तो पुनः नियुक्ति संभव हो सकती है। यह कानून अभी प्रारूपिक अवस्था में है, पेंडिंग है, और अब इसकी समीक्षा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दी गई है। तो दोस्तों, कितने मुख्यमंत्री टेंशन में है? क्या इसका कुछ संख्यात्मक जवाब है? यहीं पर थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। कितने मंत्री टेंशन में है जैसा सवाल राजनीतिक भावना पर आधारित है और सीधे किसी रिपोर्ट में यह संख्या बताई नहीं गई है। हालांकि विपक्ष एवं विभिन्न राज्य के नेताओं ने इस विधेयक के खिलाफ तेजी से विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने इसे सुपर आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। समझिए, और कहा है कि लोकतंत्र को खत्म कर सकता है, और कहा है कि यह बिल लोकतंत्र को खत्म कर सकता है। प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अभिषेक मनु सिंघवी आदि कई विपक्षी नेता इस विधेयक को अघोषित कांस्टेबलशिप और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाला करार दे चुके हैं। लोकसभा में विधायक विरोध। विपक्षी एमपीएस ने विधेयक की प्रतियों को फाड़कर और कागज के टुकड़े फेंककर संसद में विरोध दर्ज करवाया। यही विरोध प्रतिक्रिया संकेत देती है कि कई मुख्यमंत्री और मंत्री चिंतित है या विरोध में है, पर एक स्पष्ट संख्या जैसे 10 मुख्यमंत्री, 20 मंत्री किसी विश्वसनीय स्रोत में नहीं दिया गया है। लेकिन हल्ला तो बहुत हुआ और नारेबाजी चलती रही। तो दोस्तों, भारत की राजनीति का इतिहास बड़ा विचित्र है। यहां सत्ता को सेवा नहीं बल्कि सिंहासन समझा गया है। कुछ नेताओं ने राजनीति को धर्मयुद्ध बनाया, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने इसे अपना नीति जागीर मान लिया। और आज सवाल यही है, आखिर ये लोग कौन है जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हाल की सरकार का विरोध कर रहे हैं? मैं कोई बीजेपी में या किसी पार्टी में नहीं हूं। क्या यह विरोध जनता की भलाई के लिए या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए? सालों तक भारत पर एक ही परिवार ने शासन किया है, चाहे कोई भी पार्टी का होगा तो परिवार ही। आजादी के बाद से लेकर दशकों तक लोकतंत्र के नाम पर वंशवाद की राजनीति चलाई गई। हम एक कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पे भी जाओ एक ही परिवार के नेता होंगे, बेटा, बाप, पुत्र, पुत्री। देश की जनता ने भरोसा दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? गरीबी बनी रही, बेरोजगारी बढ़ती रही और भ्रष्टाचार गहराता गया। लेकिन सत्ता की कुर्सी वो कभी एक पिता से बेटे को, फिर बहू को, फिर पोते को बिल्कुल किसी जागीर की तरह सौंप दी गई। यह देश लोकतंत्र से चलता है, राजवंश से नहीं। लेकिन कुछ लोग इसे कभी मानने को तैयार ही नहीं हो। सत्ता जब सेवा का माध्यम बनती है तब देश आगे बढ़ता है, पर जब सत्ता भोग का माध्यम बन जाए तो देश पीछे रह जाता है। हम सब जगह पर देखते हैं, उनके ही परिवार के नेता होंगे, पार्टी कोई भी हो। हमें कांग्रेस या किसी की बात नहीं करते। आज जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं,
असल में वे मोदी सरकार की नीतियों से नहीं डरते, वे डरते हैं कि अगर राष्ट्रवाद की राजनीति चलती रही, अगर राष्ट्रवाद की राजनीति चलती रही तो उनका परिवारवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनकी राजनीति का आधार ही है, उनकी राजनीति का आधार ही है जातिवाद, तुष्टीकरण और झूठे वादे। वे जानते हैं कि मोदी जैसे नेता जब विकास और राष्ट्रहित की बातें करेंगे तो उनका फर्जी नैरेटिव जनता के सामने टिक ही नहीं पाएगा। भारत का इतिहास गवाह है कि जब जब देश मजबूत हुआ, कुछ जयचंदों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे कमजोर कर दिया गया। राजा जयचंद ने अपने ही देशद्रोही फैसले से भारत को गुलाम बना दिया था। आज वही इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। कुछ नेता सिर्फ सत्ता के लिए विदेशी ताकतों तक से हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं। कुछ नेता सत्ता के लिए विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं। कोई भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करता है तो कोई सेना पर सवाल उठाता है, कोई पाकिस्तान की भाषा बोलता है तो कोई आतंकवादियों की पैरवी करता है। ये आधुनिक जयचंद है, ये आधुनिक जयचंद है जिन्हें ना राष्ट्र की चिंता है ना जनता की चिंता है। इनकी चिंता सिर्फ ये है कि कैसे मोदी को हटाकर कुर्सी पर वापस बैठा जाए, क्योंकि 60 साल से जो राज कर रहे थे, आज 10 साल से राज नहीं मिला तो बौखला गए। सोचिए दोस्तों, अगर भाजपा की नीतियां जनता के खिलाफ होती तो क्या जनता बार बार वोट देकर भाजपा को चुनती? सच तो यह है कि विरोध भाजपा का नहीं, विरोध मोदी का है, क्योंकि मोदी ने वो किया जो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। 370, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, कई सारे, भ्रष्टाचार पर चोट, गरीबों तक सीधी मदद, सेना को खुली छूट, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की गरिमा और सबसे बड़ी बात परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार। यही वजह है कि सारे वंशवादी नेता एकजुट होकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। विरोध भी कौन कर रहे हैं? सोचिए, वही परिवार। जितने नेता परिवारवादी हैं वो सब। अब सवाल आपसे है, क्या आप फिर से उसी परिवारवाद को देश पर हावी होने देंगे? क्या आप फिर से भारत को उन गद्दारों के हाथों सौंप देंगे जो भारत मां के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं? क्या आपको फिर वही जमाना चाहिए जब घोटाले ही घोटाले होते थे और गरीब आदमी सुनवाई तक नहीं होती थी, गरीब आदमी की सुनवाई तक नहीं होती थी? तो दोस्तों, इस बार चुनाव सिर्फ मोदी और विपक्ष का नहीं है। इस बार चुनाव सिर्फ मोदी और विपक्ष का नहीं है, यह चुनाव है राष्ट्रवाद और परिवारवाद का। यह चुनाव है जनता की ताकत और सत्ता के भूखे जयचंदों का। अब जरा सोचिए, जब भारत का जवान सीमा पर ठंड में खड़ा होता है, भारत का जवान जब सीमा पर ठंड में खड़ा होता है, क्या उसे फर्क पड़ता है कि दिल्ली की सत्ता किसके पास? नहीं पड़ता। उसे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि दिल्ली में बैठा नेता उसकी पीठ थपथपा रहा है या उसके बलिदान पर सवाल उठा रहा है। आज भाजपा का विरोध करने वाले असल में भारत की सेना, भारत के वैज्ञानिक, भारत के युवाओं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने इन्हें सशक्त बनाया है। दोस्तों, यह समय है जागरूक बनने का, यह समय है जयचंदों को पहचानने का, यह समय है यह समझने का कि सत्ता सेवा का माध्यम है, परिवार का खेल नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। आज जो भी नेता सिर्फ भाजपा विरोध की राजनीति कर रहे हैं, असल में वे जनता के विकास का विरोध कर रहे हैं। उनके दिल का लालच अभी भी भरा नहीं है, वे कुर्सी के भूखे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।